उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। संतरे संतरे संतरे, हर जगह संतरे, यह पूर्वोत्तर भारत है। क्या आप जानते हैं कि मेघालय दुनिया के सभी खट्टे फलों के मूल मदर प्लांट का घर है? हाँ, अब आप जिस पौधे को देख रहे हैं वह एक विशेष पेड़ है जिसे साइट्रस इंडिका कहा जाता है और यह केवल मेघालय में पाया जाता है। इस पेड़ को स्थानीय रूप से मेमंग नारंग कहा जाता है और केवल जंगल में पाया जाता है, जो वास्तव में पूरी दुनिया के खट्टे पौधों की मां है। यह मेघालय के नोंगपो में संतरे का थोक बाजार है। यह सुबह की शुरुआत है, लेकिन बाजार बहुत सारी गतिविधियों से गुलजार है। संतरे की इस किस्म को खासी मंदारिन कहा जाता है। खासी मंदारिन को दुनिया के सभी संतरे के राजा के रूप में जाना जाता है। खासी मंदारिन बहुत रसदार और स्वादिष्ट है और इस बाजार से ये संतरे राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर निर्यात किए जाते हैं। ये खासी मंदारिन एक बहुत स्वादिष्ट फल है। बाहर से देखकर ही हर खासी ये पहचान जाते हैं कि ये संतरे लोकल है, जिसे मंदारिन कहते हैं। और हमारे लिए ये एक गर्व की बात है कि संतरे की यह प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है और हम आशा करते हैं कि उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों से भी लोग आए और इस खासी मंदारिन को चखें। खासी मंदारिन की खेती पहले से ही पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गई है। यह एक नारंगी बाग है जो असम में सोनापुर के अमरी लेंगपे क्षेत्र में स्थित है। सोनापुर संतरे आकार में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सोनापुर नारंगी का छिलका बहुत पतला होता है और कोई भी इन्हें आसानी से दूसरे से अलग कर सकता है। हम लोग का जो ऑरेंज है बहुत ही अच्छा साइडा है सोनापुर का, और हमारा जो ऑरेंज है वो प्योरली ऑर्गेनिक है। हम लोग का वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हम लोग का एरिया से लगभग पिछले साल 28 लाख का बिजनेस हुआ है और इस साल का शायद अभी तक तो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मिला। हम लोग का एक्सपेक्ट किया था, हम लोग इस साल का मोर देन 40 लाख हो गए। हम लोग का अम्प्रिला पे ऑरेंज ग्रोअर सोसाइटी, उसको नाबार्ड की तरफ से हम लोग के 3 इयर्स का सपोर्ट मिला हम लोगों को। वो स्पेशली उन लोगों की तरफ से जो ये क्या है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों को कि आप लोगों को बायर और सेलर मीट करे, उसकी तरफ से हम लोगों का वो प्रोडक्ट सेल का वो अच्छा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के सड़क के किनारे की नारंगी दुकानें गुवाहाटी से ऊपरी असम की ओर जाने वाले लोगों को आकर्षित करती है। সোনাপুৰী কমলা বুলি ক'লে এইটো অসম নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ এটা সুনাম আছে। सोनापुरी संतरों का बोलबाला केवल असम या उत्तर पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न स्थानों में है। ये बाकी राज्यों के संतरों से कई ज्यादा स्वादिष्ट है। इस क्षेत्र में संतरे की खेती हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह खासी मंदारिन जो जयंतिया हिल्स में पाई जाती है, अब इसकी खेती पूरे असम में फैल गई है। खासी मंदारिन खासी जयंतिया हिल्सत হৈছিলে, এইটো প্ৰায় প্ৰসাৰিত হৈ এই গোটেই অসমত যি কমলাৰ এটা ঐতিহ্য এইটো বহন কৰি আহিছে। हम नागालैंड में स्थित रुसोवा गांव भी गए और वहां के नारंगी बागों को देखा। हमने बहुत सारे संतरे पेड़ों से लटके हुए देखे
और लोग उन्हें तोड़ने में व्यस्त थे। नागालैंड में भी संतरे पूरी तरह से जैविक रूप में उगाए जाते हैं। किसी भी रसायन का कोई उपयोग नहीं है। हालांकि बाग की निरंतर सफाई महत्वपूर्ण है। Rosoma is a village located close to Kohima. रोसोमा नाम का गांव कोहिमा से बिल्कुल करीब है और यह समुद्र पृष्ठ से 1300 मीटर ऊपर स्थित है। ये संतरे बाकियों से अलग है। इसकी ये एक खूबी है कि ये मार्च तक भी पाए जाते हैं। निचले या मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में जब दिसंबर के महीने में संतरे खत्म हो जाते हैं, तब रोसोमा के संतरे मार्च महीने तक भी पेड़ में लगे रहते हैं। इसी वजह से हमें ज्यादा मूल्य मिलता है और वही हमारी खूबी है। And because of that, they are getting more prices because of the off-season advantage. हम कटाई के मौसम के बाद के भाग में नागालैंड गए, फिर भी हमने बहुत सारे संतरे देखे। বস্তি মানুহখন সব মন দিকেনে অৰেঞ্জ চেণ্টুলা বাগানটো কৰি থাকে। এইটো কৰি কিনে আহাটো এতিয়া গুটি পাই কিনে মগান তাতে হোলচেল পৰা 80 रुपीस পৰা দি থাকে। गांव के लोग बड़े मन से संतरे को उगाते हैं। हम अब 80 रुपए के दाम में होलसेल में देते हैं। मैंने अपने खुद के बागान से पिछले वर्ष 4 लाख से भी ज्यादा कमाया है। मेरे 10 एकड़ के जमीन में 3000 पेड़ है। उसमें से कई पेड़ अभी भी छोटे हैं। 2-3 सालों में जब सारे पेड़ उग जाएंगे, तब मुझे 10 लाख से भी ज्यादा फायदा होगा। More than 10 lakhs পৰা বেছি পাবলৈ মখান এনেকা ভাবি আছে। কিন্তু মখান লাগাটো পিওর অর্গেনিক, দাৱাই সৱাই একোবি নচলাই, তাতে মাটিৰে ডালিব ইটো আহিব এনেকৈ আছে। মখান সালদে চাবা সাফা গু থাকে অরেঞ্জ খান্দু। हमारे संतरे पूरी तरह से जैविक है। हम कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं करते। साल में एक बार हम सफाई भी करवाते हैं, इसीलिए लोगों को खुशी भी मिलती है और कई जगहों से लोग इसे खरीदने आते हैं। इसी से गांव के लोग अपना परिवार चलाते हैं। बेसी खुशी पाई किने बस्ती बस्तीते आहि किने किनी থাকে। Actually, northeast region, which we call is Indo-Myanmar border. This is the place of origin of many fruit plants. उत्तर पूर्व भारत अर्थात इंडो म्यांमार बॉर्डर ही खट्टे फलों का मूल स्थान है। इंडो म्यांमार और इंडो चाइना बॉर्डर एरिया कई फलों का उगने का मूल स्थान है और खासी मंदारी उनमें से एक है। ये संतरों का अपना घर है। ये दुनिया के कई देशों में फैल गया है और प्रजनन के माध्यम से सुधार भी हुआ है। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न खट्टे फलों का विकास किया है, किंतु यही खट्टे फलों का मूल घर है। इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि ये दुनिया में पाए जाने वाले सभी खट्टे फल हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एक उपहार है। We can confidently say that it is a gift to the world because it started from this region. जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। उत्तर पूर्व भारत जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में पौधों की विविधता का सबसे समृद्ध भंडार है। भारत में पाए जाने वाले 15,000 पौधों में से 8,000 से अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में उपलब्ध है। उत्तर पूर्व में पाए जाने वाला टेक्सस विलिचियाना नामक एक पेड़ है, जिसे हिमालयन यू भी कहा जाता है।
Texas wakata is a trees which grows up to a 15 meters of height. It is grown particularly in the higher altitude from 2000 meter to 3000 meter elevation. टेक्सास लोकाटा एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी लंबाई 15 मीटर की होती है। ये ज्यादातर अधिक ऊंचाई में उगती है, करीब 2000 से 3000 के ऊंचाई की होती है। ये देश के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, दार्जिलिंग में मिलते हैं। इस पेड़ में कई दवाइयों का गुण है। मुख्य रूप से ये पेड़ कैंसर बीमारियों के लिए है, ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, कॉलन कैंसर। इस पेड़ के सारे भागों जैसे पत्ते, फल, फूल, छाल आदि दवाइयों के लिए प्रयोग होते हैं। इस पेड़ का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारी मांग है। पत्ते और छाल से निकले हुए 1 ग्राम के अवयव, जिसे टैक्सोल कहते हैं, जिसका लागत है 4 लाख रुपए पर ग्राम। 1 ग्राम से 3 ग्राम के अवयव के लिए कम से कम 10,000 पत्ते और छाल की जरूरत होती है। Leaves or bark, that is Taxol. This Taxol 1 gram cost around 4 lakhs rupees. So but for extraction of 1 gram to 3 gram of Taxol from the bark or leaves require around 10,000 kgs of bark or leaves. 1995 में वैज्ञानिक ने पता लगाया कि कैंसर के इलाज के लिए इस पेड़ के अर्क का बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमालयन यू का वैज्ञानिक नाम टेक्सस विलिचियाना है, लेकिन कई लोग इसे टेक्सस बकाटा भी कहते हैं। यह वृक्ष हिमालय का मूल निवासी है। यह पेड़ मूल रूप से जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन बाजार मूल्य के कारण कुछ किसानों ने इस पेड़ का रोपण शुरू कर दिया है। यह एक अच्छी विधि है क्योंकि भारी वनों की कटाई के कारण यह पेड़ पूरी तरह से विलुप्त होने वाला था। Nowadays, because of that झूम cultivation or deforestation, आजकल झूम कृषि और वनों की कटाई की वजह से ये पेड़ विलुप्त हो जा रहे हैं। हमें फिर से इस पेड़ को उगाना चाहिए। ये पेड़ बीज रोपण से होते हैं। बीज को पेड़ बनने में 2 साल के करीब लग जाते हैं, इसलिए हमें ये बहुत उगाना चाहिए। इस पेड़ का अंकुरण क्षमता बहुत कम है, इसीलिए इस पौधे को संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए हमारे पास एक वैज्ञानिक और जैविक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि हम इस पेड़ को भारी मात्रा में उगा सके। हमें किसानों के साथ मिलकर उनका हाथ बटाना पड़ता है ताकि हम ये पेड़ उगाने में मदद कर सके। trees, then we need to vigorously we have to work with the villagers, those are surrounding this crop, these trees. प्रकृति के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN ने भी इस पेड़ को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है। हम नागालैंड में फुटसेरो के पास कुवेहू दसाई नाम के इस युवक से मिले, जो इस पेड़ को व्यावसायिक रूप से विकसित कर रहा है। 10 years back, we have started planting of Texas bacata, and from the government 10 साल पहले हमने टेक्सास बकाटा का रोपण किया था। गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी जोखल नामक व्यक्ति ने किसानों को ये खबर दिया था कि ये पेड़ मूल्यवान है और ये हमारे अपने जंगल में पाया जाता है। So we went to jungle, and then the first sapling was brought from our own jungle, yes, our own forest, and we brought to our field and our farming and started farming. We sell out saplings for like 30,000 to 40,000 in a year, and dried leaves we take out outside Nagaland. हमने जंगल से इन पौधों को संग्रह किया और अपना वृक्षारोपण शुरू किया। हमने सैपलिंग्स को 30,000 से 40,000 रुपया में बेचा। हम सूखे सैपलिंग को नागालैंड के बाहर बेचते हैं, जिससे हमें 3 से 4 लाख का इनकम होता है। हम नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी उपलब्ध है। हमारे पास 20 से 30 किसान हैं।
हम ये सैपलिंग दिल्ली में भी भेजते हैं। फिलहाल हम केवल सूख पत्तों को भेज रहे हैं, लेकिन इस पेड़ की छाल और जड़ भी जरूरी है। हम सब कुछ हाथों से ही करते हैं और इसके डालियों को काट कर सुखाते हैं। जब भी बारिश होती है तब हम इसे इलेक्ट्रिक ड्रायर से सुखाते हैं। Okay, when there is rain, we dry it through the electrical dryer. Yes, we'll use electrical dryer. सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। असम में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है। असम में चावल की खेती 2.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और ये राज्य के खाद्यान्न उत्पादन की कुल मात्रा का 96% योगदान देता है। राज्य में चावल उगाने वाले 3 मौसम हैं: सर्दी, शरद ऋतु और गर्मी। भौतिक सुविधाओं, भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक वास्तविकताओं ने राज्य को विविधता का एक क्षेत्र बना दिया है। विभिन्न जातीय समूहों ने ऐतिहासिक अतीत में असम में प्रवेश किया था और उन्होंने विभिन्न प्रकार के चावल संस्करण पेश किए। असम को धान की खेती के लिए जाना जाता है, जहां 200 से अधिक चावल की किस्में पाई जाती है। आज हम चावल की एक बहुत सी खास किस्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। असम का काला चावल। यह विशेष रूप से चावल की विविधता विलुप्त होने का सामना कर रही थी। उस समय वर्ष 2011 में गोलपारा जिले के दुधनोई में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने इस चावल का एक मुट्ठी उपेंद्र राभा नाम के एक किसान को दिया था। वे उस विशेष चावल किस्म के अंतिम शेष बीज थे। उपेंद्र राभा ने उन्हें बोया, लेकिन केवल एक ही अंकुरित हुए, जहां से उसे केवल 15 शाखाएं मिली। 2011 सनत आमी कला चाउलर बीज पालू अकमान। 2011 में हमारे पास बहुत कम मात्रा में काले चावल के बीज थे। हमने उन बीजों को अंगुड़ीपारा गांव के उपेंद्र राभा नामक किसान को दे दिया। उपेंद्र राभा ने उन्हें बोया, लेकिन केवल एक बीज अंकुरित हुआ, जिससे उन्हें 150 ग्राम चावल प्राप्त हुआ। उन्होंने अगले साल उन्हें 11 बिन बोया और उन्हें कुछ और चावल मिले। 2014 में हमने एक सोसाइटी बनाया और इसे अंगुड़ीपारा ब्लैक राइस प्रोड्यूसर सोसाइटी नाम दिया। उसके बाद अंगुड़ीपारा के किसानों ने अधिक क्षेत्रों में काले चावल उत्पन्न शुरू किया। वर्तमान में वे 15,000 बीघा जमीन में काले चावल की खेती कर रहे हैं। बेसी माटित खेती কৰিব आरम्भ কৰিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে 1500 বিঘাত তেওঁলোকে কলা চাউলৰ খেতি কৰি আছে। এই ধানটো লাহে লাহে বিলুপ্তৰ নিচিনাই হ'ব ধৰিলে।
यह चावल विलुप्त होने का सामना कर रहा था, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से चीन में, वैज्ञानिकों ने काले चावल पर शोध करना शुरू किया क्योंकि यह पता चला था कि काले चावल में कुछ महत्वपूर्ण पोषण गुण मौजूद है। यह चावल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যেটো বস্তু পোৱা যায় যেটো আমাৰ দেহৰ কাৰণে খুব উত্তম। আৰু বিভিন্ন বেমাৰত ধৰক ডায়াবেটিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ये काला चावल मधुमेह, हृदय रोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए काले चावल को बाजार में अच्छे दाम मिलता है। মূল্যত বিক্ৰী হয়। अगले सत्र में उन्हें फिर से बोया गया। 4 साल की अवधि में इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए वह 10 बीघा के भूमि क्षेत्र में खेती करने के लिए पर्याप्त उत्पादन कर सकता था। अब इस चावल की खेती पूरे दुधनोई क्षेत्र के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी जाती है। यह चावल रंग में काला है और पोषण मूल्य से भरा है। इस चावल की कीमत 1 किलोग्राम में 250 रुपए है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस चावल का आयात करते हैं। वर्तमान में यह चावल अर्ध जैविक है। अगर ये पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से उत्पादित किया जाता है तो अमेरिका 500 रुपए प्रति किलोग्राम की पेशकश कर रहा है। इस चावल की किस्म को कृषि परिषद द्वारा उपेंद्र राभा चावल के रूप में नामित किया गया है। मुझे 2011 में ग्वालपारा के कृषि विज्ञान केंद्र से 1 किलो काला चावल मिला। दुर्भाग्य से 1 किलो में केवल एक बीज अंकुरित हुआ, जिससे मुझे 150 ग्राम काले चावल मिले। अगले साल में 48 किलो का उत्पादन कर सकता था। तीसरे वर्ष में मुझे 1600 किलो मिला। 2014 में खानापारा में एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजित किया गया था, जहां कृषि विभाग ने मेरे नाम पर इस चावल को उपेंद्र राभा काले चावल के रूप में रखा था। हमने उस वर्ष 1500 बीघा तक अपने काले चावल के खेती का विस्तार किया। 1500 बीघा खेती কৰিছিলো। কলা চাউলৰ পৰা তাৰমানে কিছুমান ভেলুৱেটেড প্ৰডাক্ট যে বনাব পাৰি আমাৰ গ্ৰাহ্য বিজ্ঞানৰ পৰা काले चावल से हमने मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने की कोशिश की। हमने उन्हें सीरा, पीठा, लड्डू और केक सहित विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया। কলা চাউলৰ খেতি কৰিব পাৰিব। इस चावल के मूल्य संवर्धन के लिए ये लोग काले चावल से केक और अन्य जलपान तैयार करते हैं और काले चावल से बने ऐसे जलपान बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हमने केक बनाने की पूरी प्रक्रिया देखी। इसके अलावा इस चावल से बना एक और उत्पाद है काला चावल बियर, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उपेंद्र राभा ने दावा किया कि उनके पास आने वाले अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों ने इस ब्लैक राइस बियर के स्वाद के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की थी। আৰম্ভণিতে তাৰমানে ঘটনাটো এনেকুৱা আছিলে যে চাউল शुरुआत में ये चावल केवल चीन में उपलब्ध था। बाद में यह मणिपुर और असम में आ गया था। इसे निषिद्ध चावल कहा जाता था क्योंकि केवल राजसी परिवार ही इन्हें खरीद सकते थे। इसके औषधीय गुणों के कारण काला चावल बहुत महंगा है और आम लोगों के लिए इन्हें प्राप्त करना कठिन था।